कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ विकास, आप बताइए आप कैसे हैं? भाई मैं बहुत ही अच्छा हूँ और सच बताऊँ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज का पॉडकास्ट ना थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। मेरे कहने का मतलब है दो तरीके से डिफरेंट होने वाला है। एक तो हमारा कंटेंट, आज हम हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, और दूसरा वो जो हमारा सेटअप लोगों को दिख रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आज दिल्ली की बात करेंगे हम, दिल्ली की हिस्ट्री के बारे में। और आपके जस्ट पीछे लोगों को शायद से कुतुब मीनार दिखाई दे रहा होगा, और मेरे पीछे अगर दिख रहा होगा तो लोगों को नोएडा दिखाई दे रहा होगा। सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। और शायद इस चीज़ से अंदाज़ा तो लग गया होगा कि हम लोग अभी कहाँ बैठे हुए हैं लोकेशन से जिनको पता है उनको पता होगा, जी, बाकी गेस कर सकते हैं। पहले मैं पूछना चाहूँगा कि कहा जाता है ऐसा, और मानते भी हैं हम, कि जो कुतुब मीनार बना था वो कुछ मंदिर थे यहाँ पे, उनको हाँ, तोड़ के इसके बनाया लिए था। हाँ इसके तो एविडेंस हमारी हिस्ट्री या एविडेंस हमारे उसके बारे में क्या कहते हैं? मिलते हैं क्योंकि इसमें एविडेंस मिलते हैं कि इसमें हिंदू और जैन मंदिर थे। अगर आप जैसे कुतुब मीनार जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं कि ऊपर का स्ट्रक्चर चेंज है, नीचे के स्ट्रक्चर में आपको वो दिख जाती है, मूर्ति वगैरह बनी हुई, वो सारी चीज़ें दिख जाती हैं आपको। क्योंकि कहा जाता है कि उन्होंने जब ऐसे यहाँ पे आए, एक तरह से उन्होंने इन्वेट किया, तो उसके बाद उन्होंने ये हिंदू और जैन मंदिर थे जिनको तोड़वा के कुतुब मीनार का निर्माण किया गया। सेम एज इट इज़ आपका अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है, उसके जी। बारे में कहा जाता है कि वो एक संस्कृत महाविद्यालय था, मंदिर था, उसको भी बाद में कन्वर्ट करके बनाया गया था। तो ये चीज़ें हुई थी स्टार्टिंग में, क्योंकि इसमें कैसे पता लगता है कि ऊपर का स्ट्रक्चर चेंज है, नीचे का स्ट्रक्चर वैसा ही रहता है। ये कंट्रोवर्सी होती है, इसको लेके बहुत चीज़ें होती हैं कि कुतुब मीनार को लेके भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी कि इसको चेंज कराया जाए, ये इसके अंदर मंदिर है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक और बात भाई, कुतुब मीनार का जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक काइंड ऑफ एक आज के रेफरेंस के हिसाब से लाइट हाउस जैसा एक स्ट्रक्चर है उधर। इसका मतलब मेन यूज क्या रहता होगा पहले? इसका मीनिंग एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट ऐसा माना जाता है कि एक तरह से यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है, जहाँ तक मुझे पता है, आई एम नॉट अच्छा। श्योर, बट कहा जाता है कि नमाज पढ़ी जाती है, उसके लिए इसको स्ट्रक्चर। और इसी में ही कुतुब मीनार के आपके कैंपस के अंदर ही आपकी सबसे पहली मस्जिद, इंडिया की मस्जिद माना जाता है, वो है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। वो पहली इंडिया की पहली मॉस्क उसको मानते हैं, नॉर्थ इंडिया वाला एरिया में, कि पहली मॉस्क वहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे, बाद में इल्तुतमिश के टाइम पे बनती है वहाँ पे कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। जी। तो मॉस्क भी बनती है, नमाज भी पढ़ते हैं, इसका ये स्ट्रक्चर बनाया गया था। बाकी और भी अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास चला गया है, अदरवाइज पूरा आप पहले ऊपर तक जा सकते थे। पहले जा एक बार सकते हैं। कंट्रोवर्सी हो गई थी, कुछ लोगों की भगदड़ मच गई थी, इस वजह से वो बंद कर दिया गया उसको, वरना आप ऊपर तक जाते थे। इसके ऊपर जैसे ऊपर जाओगे टॉप फ्लोर पे, इसमें जो आपका चेंजेस आते हैं, नीचे से अलग कंस्ट्रक्शन है, ऊपर कहीं संगमरमर लग रखा है, ऊपर भी दूसरा स्ट्रक्चर अच्छा, ऐसा है। ऐसा है। क्योंकि अच्छा, वो जो हमें जो जैसे अभी मैं देख पा रहा हूँ, पता नहीं लोगों को दिख रहा है नहीं, नीचे से अलग कलर है, बीच बीच में वाइट सा है, फिर रेड है। वाइट वाला है ना, वो वाइट वाला क्यों है कि हाँ। वो आपका फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी तीसरे हाँ। नंबर की आएगी, वो भी इसमें योगदान देता है। लगभग 4 सुल्तानों ने लगभग इसमें अपना योगदान दिया। अब हर किसी ने अपने अपने हिसाब से उसको चेंज करना शुरू कर दिया। अच्छा, इसी के साइड में अगर हम देखें तो मैं साइड में भी एक और स्ट्रक्चर दिखता है जो आधा अधूरा है, मीनार, हाँ, वो अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार से भी ऊंचा कुतुब मीनार बनाना चाह रहा था, बन नहीं पाया। बन नहीं पाया, उतना ही रह गया, वो उतना रह गया। वो उसको चाहता था कि मैं उसका स्ट्रक्चर का बेस भी चौड़ा है, क्योंकि बेस चौड़ा है तो इसको ऊंचा, इसको डबल करना चाहता था कि मैं कुतुब मीनार से भी ऊंचा उसको मीनार को बनाऊंगा, बट वो नहीं बन पाया, वो लाई मीनार के आई थिंक, तो वो उतना ही रह गया, वो कंप्लीट नहीं हो पाया। सो सतवीर भाई, दिल्ली सल्तनत की बात करने से पहले ना, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या वो सही पॉइंट होगा जहाँ से हम इन चीज़ों की शुरुआत हुई, जहाँ से हम आज के टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं? व्हाट इज़ दैट पॉइंट? जो हमें डॉक्यूमेंटेशन लगता है, हाँ, कि यहाँ से दिल्ली शुरुआत हुई। सबसे पहले अनंगपाल तोमर, सबसे पहले दिल्ली तोमरों ने बसाई थी, तो और तोमरों से बाद में दिल्ली फिर चौहानों के पास जाती है, इसमें पृथ्वीराज चौहान का नाम आपने सुना होगा। जी। चौहानों से फिर वो दिल्ली सल्तनत में आती है, दिल्ली सल्तनत के बाद फिर मुगल एम्पायर आता है, मुगल्स के बाद फिर ब्रिटिशर्स के पास जाती है, फिर उसके बाद आज का समय। तो आज का समय आप देख ही रहे हैं। एंड जब मैं बात कर रहा हूँ कि अनंगपाल तोमर ने, जब तोमरों ने दिल्ली को बसाया था, तो जिस एरिया में अभी हमें जैसे कुतुब मीनार देख पा रहे हैं, महरौली वाला एरिया, यही सबसे पहली दिल्ली थी। स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी स्टार्टिंग दिल्ली यहाँ की। से हुई। आपने अगर साकेत मेट्रो स्टेशन के पास देखा होगा, किला लालकोट की कुछ दीवारें वहां तक आती हैं। संजय वन, बहुत लोगों को पता होगा संजय वन के बारे में, संजय वन के अंदर वो रूइन बन चुका है पूरा, जो फोर्ट था वो लालकोट का किला था, ठीक है। तो वो जो किला था वो पहला किला माना जाता है दिल्ली का, कि वो स्टैब्लिश हुआ, वन ऑफ द बिगेस्ट फोर्ट था वो दिल्ली का, वहाँ से स्टार्टिंग होती है जी। तो पहले तोमरों के पास आई, तोमरों के बाद फिर ये चौहानों के पास दिल्ली आती है। चौहानों में हमारे पास जो प्रतापी राजा होते हैं, पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमें पता चलता है।
उनके पास दिल्ली आती है, उनकी कैपिटल अजमेर भी होती है, दिल्ली भी होती है, 2 कैपिटल्स होती हैं। उनके साथ ही उन्हीं के टाइम पे 1192 और 1191 में आपकी 2 बैटल्स होती हैं, बैटल ऑफ तराइन। बहुत लोगों को सुना होगा। जी। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो शायद लग सकता है कि थोड़ा बोरिंग होगा, बट ये इंटरेस्टिंग है। 2 बार बैटल होती है 1191 और 1192 में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पहली बैटल वो जीत जाते हैं, सबको पता होता है। पृथ्वीराज चौहान जीत जाते सेकंड हैं। बैटल वो हार जाते हैं। जब वो सेकंड बैटल हार जाते हैं, अब यहाँ पे फिर 2 थ्योरी आती है। अब इसमें कहा जाता है कि जब 1192 में बैटल ऑफ तराइन होती है, सेकंड वाली बैटल होती है, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी अपने साथ ले जाते हैं अफगानिस्तान, गजनी में, और कहते हैं उनकी दोनों आंखें निकाल दी जाती हैं। जी। जब उनको वहां ले जाया जाता है तो वहां पे उनका एक दोस्त होता है चंद बरदई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो एक बुक लिखी है, बाद में उनका बेटा उसको कंप्लीट करता है। उनको साथ में ले जाते हैं, उनके मित्र होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो इतने पारंगत थे कि वो सुन के निशाना लगा सकते थे। अच्छा। हाँ, ये आपने मूवी में भी देखा होगा, अक्षय कुमार की मूवी आई थी। वैसे मैं तो उसका रेफरेंस नहीं देता क्योंकि वो रियलिटी पूरी नहीं होती। मूवीज में मतलब काफी चीजों को मोल्ड करके दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा मसाला डाल के। मूवीज हो गई, पानीपत हुई थी पृथ्वीराज चौहान वाली, बहुत सारी मूवीज में, इसलिए मैं उनको रेफरेंस नहीं देता। तो ऐसा करके उनके पास कला थी, वो सुन के निशाना लगा सकते हैं। तो क्या होता है कि जब वो वहाँ पे जाते हैं तो पृथ्वीराज चौहान वहाँ पे उतर, क्योंकि इनकी दोनों आंखें निकाल ली जाती हैं, तो चंद बरदई वहाँ से बोलते हैं। वो बताते हैं कि भी पृथ्वीराज चौहान के पास इतने मतलब वो ताकतवर है, इतने निपुण है, स्किल है कि वो सुन के भी निशाना लगा सकते हैं। वो कहता है मैं देखना चाहता हूँ। कहते हैं ठीक है, आ जाइए। तो वो क्या करते हैं, पृथ्वीराज चौहान यहाँ खड़े होते हैं, चंद बरदई यहाँ से उनको बोलते हैं। अब वो बोलते क्या है, वो उनको बोलते हैं 4 बांस 24 गज, मतलब जो बांस होता है तो 4 बांस की हाइट, उसके ऊपर 24 गज, अंगुलस्ट परमाण 8 उंगलियां, 4 बांस 24 गज, अंगुलस्ट परमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। वो यहाँ से उनको बताते हैं, वो वहाँ से तीर चला देते हैं। अब यहाँ पे 2.1 बोलते हैं, सुन के तीर लग जाता है मोहम्मद गौरी को, मर जाता है। कुछ कहते हैं कि वो बच जाता है, उसको तीर नहीं लगता है। एक ये भी डिस्प्यूट होता है कि उनके तीर से नहीं मरता है। बाद में उनको जो है एक खोखरो ट्राइब होती है सिंध के पास में, लाहौर के पास, वो उनको मार देती है, मोहम्मद गौरी को। अच्छा भाई, ये जो कंट्रोवर्सी है पृथ्वीराज चौहान को लेके, मोहम्मद गौरी को लेके, ये एग्जैक्टली कंट्रोवर्सी किस बात पर है? कंट्रोवर्सी ये है कि पृथ्वीराज चौहान को जब वो मार देते हैं, मतलब मार नहीं पाते पृथ्वीराज चौहान को तीर से, कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने तीर मारा है और मोहम्मद गौरी वहाँ मर जाता है। कुछ बोलते हैं कि नहीं, वो वहाँ नहीं मरते हैं। उनके बाद क्या किया जाता है, दोनों को उनको पकड़ लिया जाता है। तो वो कहते हैं कि इनके हाथ से मरने से अच्छा है वो दोनों ही एक दूसरे को चुरा मार लेते हैं और एक दूसरे की हत्या कर लेते हैं। एक तरह से ये समझ लीजिए आत्महत्या कर लेते हैं कि हम इनके हाथ ना लगे। अब इसमें कंट्रोवर्सी ये होती है कि कुछ बोलते हैं कि नहीं, पृथ्वीराज चौहान ने उनको मार दिया था और मार के वो वापस आ गए थे, वहाँ से भाग कर आ जाते हैं, ऐसी स्टोरीज आती है। कुछ कहते हैं कि उनको तो खोखरो ट्राइब ने मारा था मोहम्मद गौरी को। तो ये कंट्रोवर्सी रहती है। बट सर्वमान्य यही माना जाता है कि खोखरो ट्राइब्स जो है, एक तरह से जाट ट्राइब होती थी, वो नवाज पढ़ रहा होता है मोहम्मद गौरी, तो उसको मार दिया जाता है। तो मतलब इसीलिए ये जो 2 हमारे सेक्शंस हैं सोसाइटी में, जो कास्ट कहूँ या क्या कहूँ उनको, जो कैटेगरीज है दो, उन दोनों में इसी चीज़ को लेके कंट्रोवर्सी रही है। वो कंट्रोवर्सी रहती है कि नहीं हमने मारा है, नहीं मार हमने दिया मारा था, है, वो ये कहते सब नहीं चीज़ें। मारा था। और मतलब बहुत सारी चीजें इसमें रहती हैं। जी। क्योंकि ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ पॉइंट, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि पहली बार पृथ्वीराज चौहान ने जब उनको हराया था मोहम्मद गौरी को, उसको जिंदा छोड़ दिया। हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि गलतियां दोहराई ना जाए। अगर वो उसको जिंदा ना छोड़ते, वो दोबारा 8 महीने बाद दोबारा अटैक ना करता और ये चीजें ना होती, अगर वो उस टाइम मार देते। अब जब उन्होंने उसको नहीं मारा, उसने दोबारा अटैक किया, वहां से पृथ्वीराज चौहान का चैप्टर वहां से खत्म होता है। फिर शुरुआत हो जाती है दिल्ली सल्तनत की। तब अदरवाइज लगभग कितने साल बाद? उसी के 1192 में बैटल ऑफ तराइन होता है। उसके बाद ही थोड़े टाइम बाद क्या होता है, मोहम्मद गौरी की भी डेथ हो जाती है। ठीक है। अब मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है, उसकी कोई संतान होती नहीं है, इनके होते थे गुलाम। अब उस जमाने में गुलाम का मतलब स्लेव ये नहीं कि सिर्फ गुलाम है, अपने बेटों से बढ़कर वो गुलाम को मानते थे। अच्छा। बेटे पे भरोसा नहीं करेंगे, गुलाम पे भरोसा कर लेंगे। मोहम्मद गौरी के 3 से 4 गुलाम होते हैं जो अच्छे वाले, जिनको प्रॉपर वो मानता है। उनमें एक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने शायद कुतुब मीनार बनाया है। हाँ, शुरुआत उन्होंने करवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, ठीक है। उसके अलावा आपके 1 से 2 और होते हैं। बख्तियार खिलजी होता है, जिसने नालंदा को जलाया था, आपने सुना, नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, ठीक है। उसके अलावा 1 से 2 और इनके होते हैं, मैं उनके नाम भूल रहा हूँ। 3 से 4 गुलाम होते हैं जो अलग अलग एरियाज में रूल कर रहे होते हैं। तो कुतुबुद्दीन जो ऐबक होता है, वो पहले लाहौर का शासक बनता है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना असल मायने में वही करता है और यहाँ से शुरू होता है गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, क्योंकि इसके मोस्टली राजा स्लेव थे।
इसलिए इसको गुलाम वंश बोलते हैं। यानी कि वो स्लेव्स थे लेकिन उनको अलॉट कर दिया गया, फिर मिल गए मिल गए ऐसा उनको, राज उसके बाद कर लिया। उत्तराधिकारी कोई नहीं था तो वो अपने आप को उत्तराधिकारी उन्होंने बना दिया। अच्छा। ठीक है, अब वो बन जाता है, वहाँ पे आता है कुतुबुद्दीन ऐबक आपका आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार बनवाता है दिल्ली में। क्यों बनवाता है? क्योंकि जब मोहम्मद गौरी आता है तो उनके साथ ना एक सूफी सिलसिला भारत में एंटर करता है। सूफीज में क्या होता है, जो हमें आईने अकबरी में पता चलता है, 14 सिलसिले हैं जिनमें एक चिश्ती सिलसिला होता है। निजामुद्दीन औलिया का नाम सुना होगा आपने, दिल्ली में दरगाह सुना है। वो भी चिश्ती है। बाबा फरीद का आपने नाम सुना होगा, वो चिश्ती सिलसिले से हैं। तो जो आपने अजमेर शरीफ का नाम सुना होगा, सुना है। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग होती है वहाँ से, वो चिश्ती सिलसिले को लेकर आते हैं। उसके बाद उनके शिष्य होते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, वो दिल्ली आ रहे होते हैं, तो उनके ऑनर में कुतुब मीनार की शुरुआत होती है। कंप्लीट वो नहीं करा पाता, शुरू करवा देता है। आगे चल के 2 से 3 और सुल्तान इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी होते हैं, उनकी वजह से कुतुब मीनार बनता है। वो लाहौर में ही रूल करता है, कैपिटल दिल्ली सल्तनत की लाहौर ही होती है जी। बट कुतुबुद्दीन ऐबक की हो जाती है डेथ। ठीक है, अलग अलग रीज़न उसके बारे में भी कहा जाता है कि घोड़े से गिर के मर जाता है, कुछ कहते हैं कि मार दिया जाता है। उसके बाद उसी का दामाद होता है और उसी का गुलाम होता है इल्तुतमिश। वो दिल्ली सल्तनत का अगला रूलर बनता है जी। जब वो नया रूलर बनता है अलग से, वो लाहौर से दिल्ली राजधानी को शिफ्ट करता है। और ये जहाँ हम बैठे हुए हैं इसी एरिया में कुतुब मीनार जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये महरौली वाला एरिया दिल्ली, यहाँ से फिर आपकी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है प्रॉपर तरीके से। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। तो सबसे पहले ऐसा क्या होता है कि 5 डायनेस्टीज आती हैं आपकी दिल्ली सल्तनत में। अब इसमें क्या होता है, अगर इसको वैसे ट्रिक से याद करोगे तो हम जैसे बच्चों को करवाते हैं, गुलाब खिला तो सुगंध लो, ये इसका कोड वर्ड होता है। गुलाब से गुलाम वंश, गुलाब खिला, ख से खिलजी वंश, तो से हो गया तुगलक वंश, सुगंध से सैयद, लो से हो गया लोधी वंश। ये 5 डायनेस्टीज आती हैं दिल्ली सल्तनत में। इनके बाद फिर बाबर की एंट्री होती है, फिर मुगल शुरू हो जाते हैं। तो लगभग इनका टाइम जो मान के चलते हैं, लगभग 1206 से लेके आपका 1526 तक दिल्ली सल्तनत चलती है, जिसमें सबसे लंबा रूल जो तुगलक डायनेस्टी करती है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया आती है, पहली और लास्ट एक लेडी सुल्तान बनती है दिल्ली की आपकी। अब इनको जो सुल्तान जो होते हैं, इनका क्या होता था कि जो आपके खलीफा हैं, जो इस्लामिक वर्ल्ड में खलीफा, जो सबसे ऊपर प्रॉफिट जो होते हैं, उनको जो खलीफा होता है सबसे ऊपर उनको माना जाता था कि ये सबसे ऊंचा पद है इस्लाम में। तो ये क्या होता था, इनको खिलाफत मिलती थी, इनको वहाँ से ऑर्डर मिलता था, उनको परमिशन मिलती थी कि हाँ आप दिल्ली के रूलर हो, ये उनसे परमिशन लेते थे। जिससे क्या होता है कि जो रूलर उनसे परमिशन ले रहा है तो मतलब कि पूरे इस्लाम जगत में सब रूलर मुझे मानेंगे कि हाँ मैं सुल्तान हूँ, मुझे उन्होंने परमिशन दे दी है, खलीफा से मुझे परमिशन मिल गई है। तो वो चीज़ें इसमें आने लग जाती है। इसी में फिर बलबन आता है, बलबन के पॉलिसीज़ आती हैं, बलबन आता है, उसके बाद कुछ और रूलर आते हैं। आते तो बहुत सारे रूलर होंगे, सब इंपॉर्टेंट नहीं होते, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। इल्तुतमिश हो गया, उसके बाद आपकी रजिया सुल्तान हो गई जो फेमस होती हैं। उसके बाद जैसे आपका गुलाम वंश खत्म होता है, तब शुरू होता है आपका खिलजी वंश। खिलजी में वही जलालुद्दीन खिलजी आपका, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन स्टार्टिंग था, वो चाचा था उसका। अच्छा। जलालुद्दीन उसी को मार के फिर अलाउद्दीन खिलजी खुद रूलर बन जाता है। तो चाचा को मार देता है, उसके क्या होता है वो माफ करता है, हाँ बेटा बदिया मैंने तो माफ कर दिया, वही उसका फायदा उठा के उसको मार देता है। और फिर आपका अलाउद्दीन खिलजी आता है, उसकी एंट्री होती है। अलाउद्दीन खिलजी के ही टाइम पे क्या होता है आपका, सीरी फोर्ट सुना, सीरी फोर्ट सुना एरिया जी। जब हम दिल्ली की बात करते हैं ना, दिल्ली के अंदर 7 दिल्लियां हैं। अच्छा। हाँ, ये महरौली सबसे पहली दिल्ली मानते हैं। हाँ। सीरी फोर्ट वाला आपकी एक दिल्ली है। हाँ। जहापना सिटी फॉरेस्ट वाला वो एक जहापना सिटी है। दीनपना सिटी है आपकी, हुमायूं टॉम के आसपास का एरिया हो गया। उसके अलावा आपका फिर शाहजहानाबाद हो गया, चांदनी चौक वाला एरिया, वो पुरानी दिल्ली बोलते हैं, जबकि वो इनमें सबसे नई दिल्ली है। उसके अलावा फिर आपका फिरोजशाह फोर्ट, जो फिरोजशाह कोटला फोर्ट है फिरोजाबाद वाला, वो आपकी एक दिल्ली हो गई है। और फिर सबसे लास्ट में सीपी वाला लुटियंस की दिल्ली, वो सीपी वो लास्ट दिल्ली जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी। हाँ, वो लुटियंस ब्रिटिशर्स के टाइम है। ड्यूक ऑफ कैनॉट होता है, वो उसका उद्घाटन करता है, कैनॉट प्लेस का डिजाइन वगैरह बनाता है। तो वो आपका लुटियंस की दिल्ली है, वो 8वीं दिल्ली है। तो इस तरीके दिल्ली के, और सीरी फोर्ट आपका दिल्ली है, वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था उसको, सीरी फोर्ट को जो एरिया था आपका। तो खिलजी डायनेस्टी आती है। अब इसमें टाइम पे क्या होता है, ये मारकाट करता है, आगे बढ़ता है। इवन अलाउद्दीन खिलजी का ये गुलाम था मलिक काफूर, जिसके बारे में भी कंट्रोवर्सी है कि कुछ था इसकी कुछ रिलेशन, गलत रिलेशन थे जी, ऐसा बोला जाता है। तो जो वो मलिक काफूर होता है, वो उसको 1000 दिनारी भी बोलते हैं, उसको इसने जीता था, वो एक गुलाम था, उसको 1000 दिनार में उसने खरीदा था गुलाम को। पहले गुलामों की मंडी लगती थी, जितने आप मतलब
अच्छा गुलाम चाहिए आपको तो आप इतने पैसे ज़्यादा तो आपको गुलाम मिलेंगे। इवन इल्तुतमिश खुद गुलाम था, इसको खुद, ये टर्किश थे ये लोग वहाँ से, इनको ये ट्राइब्स में से आते थे, इल्बरी तुर्क थे ये लोग, तो ये इनको भी सबको गुलाम थे, इनको खरीदा गया था। तो इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आता है, गुलाम को खरीदता है, वो जाता है साउथ तक, मदुरई तक पहुंच जाता है, जीत नहीं पाता मगर लूटपाट करके आता है। और मलिक काफूर जो है वही वारंगल वाला आपका आंध्र प्रदेश करना तेलंगाना वाले एरिया से कोहिनूर लेके आता है पहली बार। अच्छा, वो जाता है जो वो जाता है गुलाम वहां था। तक, हाँ, क्योंकि वो जिस राजा से लेकर आता है, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, उस राजा से वो कोहिनूर लेके आता है, क्योंकि गोलकुंडा की खान से निकला था कोहिनूर सबसे पहले, इतना बड़ा साइज था उसका, ठीक है। तो वहां से वो लेके जब जीत लेता है उसको, तो वो कहते हैं कि उसको एक मूर्ति बना के उसके अंदर माला पहनाता है सोने की मूर्ति में, और कोहिनूर लगा के उसको गिफ्ट करता है। तो कोहिनूर साउथ से फिर दिल्ली सल्तनत में पहुंचता है, दिल्ली सल्तनत से मुगल्स के पास जाता है। अच्छा भाई, एक चीज़ बताओ, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी है, चाहे वो मोहम्मद गोरी है, या कोई भी है, आज के टाइम में चलो दिल्ली ना कैपिटल है इंडिया की, तो बहुत कुछ है दिल्ली में, है ना। बट उस टाइम में ना तो ये समुद्र के किनारे थे, कोई पोर्ट था ना, यहाँ पे भाई कोई माइंस है या कुछ ऐसे कि भाई यहाँ पे कुछ प्रीशियस कुछ मेटल्स निकलते हो, सोना चांदी कुछ निकलते हो। एग्जैक्टली क्या वो चीज़ थी जो जो बाकी लोगों को अट्रैक्ट करती थी कि भाई दिल्ली जाना है, दिल्ली को अटैक करना दिल्ली है। जो सेंटर था बस, और कुछ नहीं था। दिल्ली से पहले अगर आप जाओगे ना, मोहम्मद गोरी से जब दिल्ली बसी नहीं थी उससे पहले जाओगे, तो आपका एक त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। वो आप हिस्ट्री का सबसे मुझे थोड़ा खतरनाक टॉपिक लगता है, क्योंकि मुझे आज तक खुद भी समझ नहीं आया। वो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, एक स्टेट है उत्तर प्रदेश का, अगर हिंट दूंगा अगर आपको, वो इत्र बनाने के लिए फेमस है। वो सिटी है एक, उस समय तो क्या कहेंगे उसको, कैपिटल थी, उसके लिए लड़ाइयाँ हुई, 3 राजा आपस में, बड़ी बड़ी डायनेस्टीज लड़ पड़ी। वो आज कैपिटल है, उस समय पे कैपिटल थी। आज वो एक शहर है उत्तर प्रदेश का, बहुत फेमस शहर है वो। नाम ले सकते हैं नहीं ले सकते? प्लीज बताइए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप गेस करिए। अच्छा। वो इत्र के लिए फेमस, इत्र नगरी बोलते हैं उसको। इत्र नगरी भाई, उत्तर प्रदेश में इत्र नगरी के नाम से फेमस है, जिसको लेके 3 बड़ी बड़ी डायनेस्टीज, साउथ वाली आपकी डायनेस्टी, बहुत पूरा साउथ नहीं, आपकी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, आपका गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी हो गई, और आपकी पाल डायनेस्टी बंगाल वाले, वो तीनों लड़ रहे थे उस सेंटर को कब्जा करने के लिए, क्योंकि वो उस पर अगर कब्जा कर लिया मतलब आपने सिल्क रूट पे इजी कब्जा कर पाओगे, इसके लिए था। वो था कन्नौज आपका, कन्नौज। हाँ जी, कन्नौज को लेके हर्षवर्धन की डेथ के बाद, क्योंकि हम जब हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी है, बोर हो जाएंगे, तो हम हिस्ट्री को डिवाइड करते खत्म करते हैं कि हर्षवर्धन की डेथ हुई, लास्ट पावरफुल हिंदी रूलर उसको मानते हैं एंशिएंट का। हर्षवर्धन की डेथ के बाद एंशिएंट इंडिया खत्म हो गया। फिर आपका उसके बाद आपका हिस्टोरिकल प्री मिडाइवल हिस्ट्री चलती है। फिर दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके हम पूरा औरंगजेब की डेथ तक 707, वहाँ पे हम तक मिडाइवल को लेके चलते हैं जी। 707 से फिर 1857 तक आपका मॉडर्न चलता है। उसके बाद प्री आफ्टर इंडिपेंडेंस वगैरह नया जोड़ते चले जाओ अपने हिसाब से। तो वो कन्नौज को लेके पहले वो सेंटर हुआ करता था। हाँ। कन्नौज सेंटर था। जब मुगल्स आए दिल्ली तो उन्होंने कैपिटल बनाई नहीं, मुगलों ने पहले लाहौर को बनाया, फिर आगरा को बनाया था। उसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक है, वो उसको बोलते हैं पगला सुल्तान था, सबसे पढ़ा लिखा था। वो दिल्ली से दौलताबाद महाराष्ट्र में ले गया, कैपिटल को उठा के शिफ्ट कर दिया उसने। जब उसने शिफ्ट करा, उसके बारे में जो राइटर उस समय के राइटर्स है वो क्या लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि पूरी दिल्ली में सिर्फ एक लंगड़ा एक अंधी ऐसा वो बचे थे, पूरी दिल्ली खाली हो गई थी। फोर्सली उठा के ले गया, बाद में वापस दिल्ली वापस ले आया। वही मतलब पहले दिल्ली से वहाँ दिल्ली से दौलताबाद ले गया, महाराष्ट्र में एक सिटी है दौलताबाद, वहां शिफ्ट करी कैपिटल को, वापस से ले आया यहाँ पे। मोहम्मद बिन तुगलक, तो तुगलकी फरमान जारी कर दिया, कभी आपने सुना हो? हाँ, वही था मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बारे में कहते हैं। उसकी 4-5 गलतियां। क्या रीजन क्या था एक्चुअली में? रीजन ऐसा बोलते हैं कि भाई सिक्योरिटी को लेके चला उसने ना। हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो ग्रेजुएशन में भी था मेरा कि मोहम्मद बिन तुगलक के 5 ब्लंडर उसके हिस्ट्री के माने जाते हैं। एक तो ये हो गया, एक ये वाला हो गया। एक उसने क्या किया, सिक्के जो चलाए थे ना, उसने सिक्के चांदी के वाले सिक्के चलाने शुरू करे। उसने जब सिक्के शुरू करे तो उस कंपैरिजन में क्या किया, पूरी दिल्ली के हर घर में एक मिंट खुल गई, हर लोगों ने सिक्के छापना शुरू कर दिए, वही सिक्के मार्केट में। क्योंकि अब मानो इंडियन गवर्नमेंट नोट करेंसी छाप रही है, इंडियंस खुद करेंसी छाप रहे हैं सेम वाली, तो आप सोच सकते हो इकोनॉमिक का क्या हाल हो जाएगा, जिसको थोड़ी बहुत इकोनॉमिक पता होगी। वो उसकी गलती थी। एक उसने कहते हैं उत्तराखंड की तरफ पहाड़ों में उसने एक अपना खुरासन की तरफ आई थिंक उसने अपना वो भेजा था सैनिक, तो उनको 1 साल की सैलरी दे के भेजा कि जाओ जीत के आओ। आधी सेना उसकी ठंड से ही मर गई वहाँ पे, सैलरी भी गई, सेना भी गई, वो उसकी गलती मानी जाती है। इसके अलावा उसकी 2 गलतियाँ और थी, अब मैं 2 गलतियाँ उसकी भूल रही, कैपिटल थी, ये थी, मतलब 3 या 2 गलतियां और थी जो ब्लंडर हिस्ट्री के माने जाते हैं। कोई बात नहीं भाई, नहीं आता डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। वो बहुत पढ़ा लिखा सुल्तान था, दिल्ली का सबसे ज्यादा। गुलाम वंश आया, खिलजी वंश आया, आपका जो अलाउद्दीन खिलजी आया, सी फोर्ट इसने बनाया। इसके बाद आपका आता है तुगलक वंश। जी।
फिर आती है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी सबसे लंबे टाइम तक रूल करने वाली डायनेस्टी थी। कितने साल लगभग? लगभग 90+। 90+ ईयर्स। इनका टाइमिंग जो होता है लगभग 90+ ईयर जो है, 93 समथिंग एग्जैक्ट मुझे नहीं याद, 93 ईयर जो है इन्होंने रूल किया था तुगलक डायनेस्टी। सबसे छोटा खिलजी डायनेस्टी का था, ठीक है। तो तुगलक डायनेस्टी ने रूल किया। इसी में आपका जो तुगलक डायनेस्टी होती है शुरू होती है, गयासुद्दीन तुगलक आते हैं, फिर मोहम्मद बिन तुगलक आता है, फिर फिरोज शाह तुगलक आता है। फिरोजपुर शहर सुना होगा आपने, जी, पंजाब सुना है। वाला, ठीक है। ये फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। जौनपुर जो उत्तर प्रदेश का एक जोधपुर पूरा एक डायनेस्टी बन गई, बाद में शर्की डायनेस्टी बन गई थी, वो उसने बाद में बसाया था। तो लगभग उसने बहुत सारे शहर बसाए थे, नहरें बनवाई थी, ये फिरोज शाह तुगलक ने करा। फिरोज शाह कोटला फोर्ट भी बनाया था। यहाँ फिरोज शाह कोटला फोर्ट है, सामने आप जाओगे दिल्ली गेट आता है, मतलब कि वहां से आप पुरानी दिल्ली में एंटर कर जाओगे जी। वो बाउंड्री है एक तरह से। दिल्ली की जो शाहजहानाबाद है, 9 गेट हुआ करते थे उस जमाने में। तो तुगलक डायनेस्टी आई, इसमें इसी के टाइम पीरियड पे ही, तुगलक के टाइम पीरियड पे ही लास्ट वाला आपके मंगोल्स का अटैक होता है लास्ट टाइम। उसके बाद मंगोल अटैक नहीं करते। अच्छा, मंगोल्स का अटैक इंडिया पे हुआ था? बहुत बार हुआ है, मतलब पूरा अंदर नहीं आए वो। हाँ, बाहर अंदर नहीं आए, बाहर बाहर से। कहाँ तक पहुंचे? सबसे पहली बार सिंध तक आते थे वो, सिंध तक, इंडस को पार नहीं किया। अगर मैं आज के ज्योग्राफिकल मैप के हिसाब तो से बात पाकिस्तान वाले एरिया में इंडस को पार नहीं किया उन्होंने, इंडस रिवर को पार नहीं किया था। इल्तुतमिश के टाइम पे आ गया था, पूरा एंटर तक पहुंच गए थे, क्योंकि एक रूलर वहां से भाग कर आया था, वो इंडिया में उसने शरण ले ली। उन्होंने कहा कि वो आपके पास रुका हुआ है, अगर वो है आपके पास तो हम इंडिया में अटैक कर देंगे। इसको इल्तुतमिश को पता था कि गड़बड़ हो जाएगी, इसने उसी को वापस भगा दे कि नहीं तुम यहाँ नहीं रह सकते, दिक्कत वक्कत हो जाएगी। इस वजह से वो वहीं से वापस चले गए। बीच में अटैक होते रहे, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे बहुत अटैक हुए हैं, अलाउद्दीन खिलजी तो मारा काट बहुत हुई है। और ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ जो मंगोल आए यहाँ पे अटैक किया, वो यहीं बस गए, कन्वर्ट हो गए। वो मंगोलपुरी वाला एरिया है दिल्ली का। हाँ, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कहानी अच्छी है, पर मैंने सुनी है कि ऐसा बोलते हैं। मुझे नहीं पता कि रियल है नहीं है। मंगोलपुरी वाले देख रहे होंगे, बुरा मान जाएंगे। नहीं, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता है कि सही है या नहीं, मतलब ऐसा कहा सुना है हमने। हाँ, कि वही लोग यहाँ पे आ गए थे, इस वजह से शायद। अब मुझे नहीं पता कि नाम में मेंशन नहीं है ये चीज, ऐसा कुछ प्रॉपर एग्जैक्ट नहीं मिलता एविडेंस इसका कि ऐसा हुआ था, बट कहानी दंत कथा है, क्योंकि हिस्ट्री 100% तो हम रियल बता भी नहीं सकते, कहीं ना कहीं किंतु परंतु रह जाता है। दूसरा ये ना भाई, हिस्ट्री हमारी, हमें ये भी नहीं पता कि आज जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना भाई, हाँ, वो सच में वही असली वाली, वो असली वाली है, नहीं पता है। बहुत बहुत ज्यादा ना, मैं अगर आपको बोलूँ, हम, क्योंकि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का सबसे टफ एग्जाम होता है यूजीसी नेट का एग्जाम। आप उसके लिए एक बुक के बेस बना के आप हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, उसमें आपको अलग अलग राइटर्स को पढ़ना पड़ेगा। कोई राष्ट्रवादी नेशनलिज्म को बता रहा है, कोई सबल्टन वाला है, वो छोटे लोगों किसानों के जो दबे कुचले उनको कर रहा है, कैम्ब्रिज वाले अपनी हिस्ट्री चला रहे हैं। तो ये स्कूल ऑफ हिस्ट्री अलग अलग होते हैं, अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। मार्क्सिस्ट वालों की अलग है, राष्ट्रवादी वालों की अलग है, कैम्ब्रिज वालों की अलग चल रही है। तो ये अलग अलग हिस्ट्री, स्कूल ऑफ हिस्ट्री, और सबके थॉट भी अलग है। तो इसलिए सबको पढ़ना पड़ता है, फिर आप अपना कंक्लूजन निकाल सकते हो। एग्जैक्ट आप ये नहीं, अब बहुत सारे राइटर बोलेंगे अकबर महान था, बहुत सारे उसका ब्लैक दिखाता है कि महान नहीं है, ये भी उसने गड़बड़ करी है, कैसे महान हो गया। अशोक को बोलते हैं अशोक महान था, फिर एक बोलते हैं इतने बड़े कलिंग वॉर कर दिए, इतने लाखों लोगों को मार दिया, महान कैसे हो गया। तो मतलब हर चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। एंड मैं अपने दर्शकों को बोल रहा हूँ, अगर थोड़ा बहुत कुछ गलत अगर हो जाता है पॉइंट इधर उधर, तो हमें सही कर दिए, क्योंकि हम लोग भी ऐसे ऑब्वियसली कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं कि फीडबैक पॉइंट या मुझसे मिस हुआ है, कोई डेट के ऊपर नीचे हुई हो, क्योंकि फ्लो में नहीं पता चलता है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। तो क्या तुगलक डायनेस्टी आ गई थी। तुगलकाबाद का फोर्ट आपने सुना होगा, दिल्ली का वन ऑफ द बिगेस्ट फोर्ट है। तुगलकाबाद का जो फोर्ट है, उससे पहले बनाने से पहले ना, जब निजामुद्दीन औलिया से उनकी स्टोरी जुड़ी हुई है। निजामुद्दीन औलिया जो सराय काले खां में है। अब होता क्या है, आपके जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आते हैं, जिनके लिए कुतुब मीनार बनता है, उनके बाद उनके जो शिष्य होते हैं बाबा फरीद होते हैं। बाबा फरीद के बाद आपके निजामुद्दीन औलिया होते हैं। निजामुद्दीन औलिया के बाद इनके और शिष्य होते हैं चिराग दिल्ली। चिराग दिल्ली भी जगह है दिल्ली में, उनकी वहाँ पे दरगाह है, ठीक है। ये चिश्ती सिलसिले से थे। तो क्या होता है, जब आपका जो गयासुद्दीन तुगलक जो होता है, ये बंगाल गया होता है एक करने के लिए, इन्वेजन करने के लिए। ये बंगाल से जब वापस आ रहा होता है, तो ये एक चिट्ठी भिजवाता है निजामुद्दीन औलिया को कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले अब दिल्ली छोड़ के चले जाओ यहाँ से। तो निजामुद्दीन औलिया बोलते हैं हुनूस दिल्ली दूर अस्त, हुनूस अभी दिल्ली दूर है। और उसको क्या कहते हैं कि फरीदाबाद के पास एक जगह है, अफगानपुर विलेज है, वहाँ पे ही उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, ये जो लाइन है जो हमने सुनी है, भाई दिल्ली अभी दूर है, वो
वही दुरूस सही है। दिल्ली दूर अस्त, ये बोलते हैं उनको कि दिल्ली अभी दूर है। अब उसमें फिर कंट्रोवर्सी आती है, कुछ राइटर बोलते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसने मरवा दिया अपने पिता को कि मैं राजा बन जाऊं। कुछ कहते हैं कि उसका जो हाथियों के बारे आ रहे हैं ना, जिसपे वो ताज बना के बैठा हुआ था सिंहासन पे, तो हाथियों की धमक से वो गिर गया, तब ये दब के मर जाता है। मतलब दिल्ली पहुंच नहीं पाता एक तरह से। उसके बाद जो तुगलकाबाद का फोर्ट है, तुगलकाबाद के किले को लेके फिर वो एक और शराब देते हैं जो निजामुद्दीन औलिया है, वो कहते हैं जा रहे बसर जा रहे उजड़ जा बसे गुजर, इस तरीके से वो उसको और शराब देते हैं कि ये। और उसके बाद वो जो किला होता है तुगलकाबाद का किला, वो बस नहीं पाया प्रॉपर से। वो आज भी आप जाओगे तो इतना बड़ा उसका एरिया है, बट मैक्सिमम एरिया पे लोगों ने कब्जा कर लिया है, आधे से ज़्यादा लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा है, वो प्रॉपर किला आपका बच नहीं पाया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक आता है, फिरोज शाह तुगलक आता है, फिरोज शाह कोटला फोर्ट बनता है, उसको भी हॉन्टेड बोलते हैं कि वहाँ कहते हैं कि जिन आपकी चिट्ठियाँ पढ़ते हैं। फिरोज शाह यार कोटला की भाई, स्टोरी है। चलो ये बताओ, थोड़ा सा मैं डाइवर्ट करना चाह रहा हूँ टॉपिक को। आपने अभी बताया कि उसको हॉन्टेड बताते हैं, हॉन्टेड मतलब किस तरीके से बताते हैं जो Actually, वहाँ मैं पे? खुद भी मैं गया हूँ वहाँ पे। अच्छा। ऐसा मैंने सुना, मैंने बहुत लोगों ने उसको ना सिटी ऑफ जिन्न के नाम से बोलते हैं। फिरोज शाह कोटला जो फोर्ट है, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट बात करेंगे हाँ, तो भी बात करेंगे बिल्कुल। तो फिरोज शाह कोटला के बारे में बोलते हैं, पहला किला माना जाता है जमुना के किनारे पे बना था। उसके बारे में बोला जाता है कि वहाँ पे जो है जिन्न जो है आपकी चिट्ठियाँ पढ़ते हैं। अगर आप कोई मन्नत मांग के आते हो, वहाँ पे चिट्ठी रख के आते हो या कुछ मन्नत मांगते हो, तो जिन्न आपकी चिट्ठी पढ़ते हैं और आपकी मन्नत पूरी हो जाती है। ऐसा मैंने सुना है, लोग बोलते हैं वहाँ पे। इन अ पॉजिटिव वे। हाँ, पॉजिटिव वे आप मान सकते हो। और अब कहते हैं कि जिनकी अगर मन्नत पूरी हो जाती है तो वो थर्सडे वाले दिन वहाँ बिरयानी एज अ प्रसाद बंटवाते हैं वो लोग। अच्छा। मैं क्योंकि हेरिटेज वॉक वगैरह में से जाता हूँ, तो वहाँ मैंने उनसे ये स्टोरी सुनी है। मैं खुद भी वहाँ पे 2-3 बार जा चुका हूँ, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ, जब मैं उतना ध्यान नहीं दिया होगा। तो वो बोलते हैं वो एक फोर्ट उनके टाइम पे बनता है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक आता है, फिरोज शाह तुगलक आता है, और भी आपके तुगलक डायनेस्टी में कुछ और रूलर आते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होते। इसी तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे 1398 में आपका अटैक होता है तैमूर का। तैमूर दिल्ली पे अटैक करता है, और ये तैमूर जो है ना, ये तार जुड़े हुए हैं मुगल से, बाबर से। ये बाबर का पैटर्नल की फादर की तरफ से था ये। बाबर जो है, जो इनको बोला कि मदर की साइड से ये मंगोल थे, ठीक है, चंगेज खां के वंशज में थे, और फादर के साइड से ये तैमूर के वंशज थे। तो कहते हैं कि बाबर ने सुना था कि हमारे पड़ दादा ने कभी दिल्ली पे अटैक किया था, तो इसलिए वो चीज उसको खींच के लाई कि मैं दिल्ली की तरफ आऊं। ये उसका ये रीजन था और उनका। वो 1398 में दिल्ली को लूटता है, बुरी तरह से लूटता है। तैमूर जो लूटता है, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली लूटता है दिल्ली को, मतलब बुरी तरह से लूटता है, इतना खून खराबा होता है कि यमुना का पानी लाल हो जाता है, मतलब इतना लूटा जाता है दिल्ली को। तो अटैक होते हैं, उसके बाद फिर आपका तुगलक वंश खत्म हो जाता है। पहले गुलाम वंश आया, फिर आपका खिलजी वंश आया, फिर आपका तुगलक वंश आया, फिर आता है आपका सैयद वंश। सैयद वंश के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा काम किया भी नहीं है इन्होंने, और ना इनका बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। इनके बाद आता है आपका लोधी वंश, ठीक है। लोधी वंश आता है, और लोधी वंश में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, एक तो होता है बहलोल लोधी, वो सबसे उसको मानते हैं बहुत शरीफ राजा, एक तरह से कहो उसको, बहुत ही पोलाइट वाला सा। वो तो कहते हैं इतना था कि अपने जो अमीर जो होते हैं ना, उनके जो दरबारी, उनके सामने ऊपर नहीं बैठता था सिंहासन पे, अपनी पगड़ी उतार के रखा कि देखो मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसे कर दो। ऐसा उसकी उनकी हिस्ट्री में मिलता है। हाँ, उनके साथ ऐसे थोड़ा अजीब अजीब लगता है ना, मतलब पोलाइट थे बहुत ज्यादा, शरीफ पोलाइट इन द सेंस कि अपनी पगड़ी उतार हाँ, के ये हाँ, भाई ये यू आर द लगा। किंग। पगड़ी उतार किंग, और वो जैसे वो बैठे हो तो उनके साथ वो ऊपर नहीं बैठेंगे चढ़ के, बराबरी में बैठते थे उनके। बहलोल लोधी के बारे में आता है। और लोधी वंश में ही एक रूलर होता है सिकंदर लोधी। वो मैं नाम क्यों ले रहा हूँ, सिकंदर लोधी 1504 में आगरा शहर की स्थापना करता है यमुना नदी के किनारे पे, ठीक है। वो आगरा शहर की स्थापना करेगा, बाद में मुगल्स की राजधानी आगरा ही होगी पहले, बाद में वो दिल्ली भी नहीं, शाहजहानाबाद बसाएगा, शाहजहाँ बसाएगा शाहजहानाबाद को, चांदनी चौक वाले एरिया को, ठीक है। तो आपका सिकंदर लोधी हो जाता है, जो उसकी स्थापना करता है आपकी आगरा शहर की। इसी लोधी डायनेस्टी में ही एक आपका रूलर होता है जिसका नाम होता है आपका इब्राहिम लोधी। नाम सुना होगा आपने? सुना है भाई। इब्राहिम लोधी लास्ट रूलर माना जाता है दिल्ली सल्तनत का, और पहला रूलर माना जाता है सल्तनत का जो जंग के मैदान में जो मरा था, ठीक है। इसकी लड़ाई होती है बाबर से 1526, पानीपत की पहली लड़ाई। यहाँ पे इनकी पहली लड़ाई होती है, बहुत टाइम नहीं लगता, बाबर आधे से 1 घंटे या 1.5 घंटे मैक्सिमम में जीत जाता है, क्योंकि बस इतनी चलती जीत जाता है, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा तैयारी होती नहीं है। और बाबर जब आता है तो बाबर अपने साथ बंदूकें, तोपे ये लेके आता है साथ, तो वो थोड़ा सा न्यू था इनके लिए
ये नहीं कर पाए मुकाबला, वो नई चीज़ें उसने इंट्रोड्यूस कर दी। और यहाँ से बाबर जो है, इब्राहिम लोदी की डेथ हो जाती है, वहीं मर जाता है, फिर उसको पानीपत में उसका मकबरा खुद बाबर बनवाता है, वहीं उसको दफन करता है। और वहाँ से फिर आपका शुरुआत हो जाती है मुगल डायनेस्टी की। यहाँ से वो हिस्ट्री स्टार्ट होती है जिसके बारे में लोग ज़्यादातर बात करते ज़्यादा हैं। बात करते और अपने आसपास ना बहुत सी ऐसे आर्किटेक्चर्स हैं जो हम देख पा रहे हैं, मैक्सिमम मुगल्स ने ही बनाए हैं वो, हाँ, जो हम देख रहे दिल्ली हैं। में अगर आप देखते हो, आपका लोधी गार्डन आपको मिल जाए। लोधी का बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती। लोधी लोधी गार्डन है। सीरी फोर्ट आपका खिलजियों का हो गया। तुगलकाबाद का फोर्ट हो गया आपका, तुगलक वंश का। आपका कुतुब मीनार हो गया। कुतुब मीनार, महरौली में मैक्सिमम जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी गुलाम वंश की वजह, सबसे पहले वाला गुलाम डायनेस्टी वाला, उनका बना हुआ मिल जाता है। खिलजियों का आपका सीरी फोर्ट हो ही चुका है। तो ये चीज़ें आपकी बनी हुई दिल्ली सल्तनत की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दिल्ली सल्तनत के जो मॉन्यूमेंट्स आपको मिलते हैं, इनमें जो ज़्यादा पत्थर यूज़ हुआ है वो अरावली का पत्थर यूज़ हुआ है, क्योंकि वो पास में था। यहाँ से उठा उठा के आप पत्थर लाते थे, लगाते रहते थे। तो अरावली का ही पत्थर ज़्यादा यूज़ हुआ है इन मॉन्यूमेंट्स के अंदर। और अगर दिल्ली सल्तनत से आप बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते, अगर आइडिया का लेना चाहें, तो मैं एक बुक सजेस्ट करूंगा आपको, क्लास 7 की एनसीईआरटी, ज़्यादा दूर नहीं जाता। क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री वाली जो है, उसके अंदर आपका दिल्ली सुल्तान के नाम से एक चैप्टर है। उसमें क्रोनोलॉजी मिल जाएगी, कुछ डिटेल, बेसिक डिटेल मिल जाएगी कि क्या क्या दिल्ली सल्तनत का कैसे हुआ था। शुरुआत होती है आपकी तोमरों से, फिर चौहानों के पास, फिर दिल्ली सल्तनत के पास, सुल्तानों के पास आती है। इन्हीं के टाइम पीरियड पे फिर रूलर आते हैं, बदलते हैं, मार पीट होती है, एक दूसरे को मारते हैं, रूलर बनते हैं, मंगोल्स का अटैक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ऐसे चलते चलते फिर आपकी सल्तनत टाइम ख़त्म हो जाता है 1526 में। और फिर वहाँ से मुगल्स 1526 से सेकंड पार्ट है 1526 से 1707, जो हिस्टोरियन हम इजी करने के लिए इसको पढ़ लेते हैं, वरना आप कुछ भी डेट रख लो इजी करने के लिए, कि औरंगजेब की डेथ हुई, बाबर की स्टार्टिंग हुई, वो मिडाइवल इंडिया, एक मुगल एरा। उसके बाद जो मुगल रूलर्स थे, ऐसा बताते हैं कि वो इतने पावरफुल नहीं थे। औरंगजेब के बाद के मुगल रूलर जो लेटर मुगल थे, हाँ, वो बहुत पावरफुल नहीं। बहादुर जफर सेकंड हो गया, अकबर सेकंड हो गया, ये सिर्फ नाम के रह गए। 1857 के बहुत बुरी हालत, मतलब नाम इनका था लेकिन चलता राज ब्रिटिशर्स का था प्रॉपर एक तरह से ना। 1857 के रिवॉल्ट के बाद तो मतलब हालत ही बहुत ही ख़राब हो गई थी, कि वहाँ पे ऐसा टाइम था, आप सोचो कि जब बहादुर जफर सेकंड है, वो अपने बच्चों के साथ हुमायूं के मकबरे में छुपा हुआ था रिवॉल्ट के बाद। क्लास 8 में आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी में चैप्टर है, उसमें पहले पेज पे फोटो बनी हुई है। कैप्टन हडसन होता है, वो उसको गिरफ्तार करता है, और फिर इनके बेटों को गोली मार दी जाती है, और खुली दरवाजा है उसके पास टांग दिया जाता है इनके तीनों बेटों को, बहादुर जफर सेकंड के। और इन हस्बैंड वाइफ को दोनों को भेज दिया जाता है म्यांमार में, रंगून, वहीं पे दफन हो जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है 1860 में, वो दफन हो जाते हैं। उसके बाद ऐसे भी रूलर हुए थे ना कि मुगल डायनेस्टी में, कि इनको अपना चलाने के लिए बर्तन बेचने पड़े थे किले के, ऐसे ऐसी मतलब कंडीशन की खराब कंडीशन हो गई थी। वो लेटर मुगल वाला टाइम जो आता है औरंगजेब की डेथ के बाद, वो पावरफुल, लास्ट पावरफुल रूलर। अच्छा, क्या रीजन रहा होगा इस चीज़ के पीछे कि भाई नहीं रहे पावरफुल? औरंगजेब के बाद नई नई डायनेस्टीज आ गई, हैदराबाद, बंगाल, अवध, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस कर लिया कि भाई हम पहले मुगल्स को टैक्स देते थे, अब वो मर गया, हम किसी को कुछ नहीं दे रहे, हम खुद पावरफुल हैं। सिख एम्पायर खड़ा हो गया उस तरफ से, मराठा खड़े हो गए, और इन्होंने बना के भी नहीं रखा कि हम एक साथ चलें, आपस में ही लड़ते रहे। कभी इन्होंने ऐसे नहीं किया कि हम एक यूनाइटेड हो जाए, ये सबसे बड़ी गलती थी। यूनाइटेड अगर होते, जिस समय पृथ्वीराज चौहान आए थे, अगर वो उसको मार देते वहीं पे, या और रूलर सपोर्ट करते, तो दिल्ली सल्तनत तो आती ही नहीं। अगर दिल्ली सल्तनत आ भी रही थी, तो जब वो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा था, तो साउथ वाले कह रहे हम क्यों जा रहे हो, तो नॉर्थ में घूम रहा है, वो नहीं था। यही भी ब्रिटिशर्स ने किया, प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी के अंदर 1757। 1510 में कोई बाहर से आया और हमारी इंडिया का एक बहुत बड़ा एरिया कैप्चर करके बैठ गया, और हम बैठे हुए हैं क्योंकि उसकी सल्तनत में से गया है। वो एरिया पता है कौन सा था? कौन सा? वो सबसे पहले कैप्चर हुआ, सबसे लास्ट में आज़ाद हुआ, वो गोवा। वो इसीलिए गोवा तो एक ऐसे बीच में पड़ता है एकदम, क्योंकि वो वहां से जैसे पोर्तुगीज आए, सबसे पहले पोर्तुगीज आए, उन्होंने 1510 में गोवा हड़प लिया। गोवा गया सबसे पहले, और सबसे लास्ट में 1961-62 के आसपास में, या 64 आई थिंक डेट है, तब गोवा आज़ाद हुआ है। गोवा सबसे लास्ट में आज़ाद हुआ है। 1947 में तो इंडिया हो चुका, बट गोवा को बाद में आज़ादी मिली है। गोवा हो गया, दमन द्वीप हो गया, पुडुचेरी को तो फ्रांस ने अपनी इच्छा से छोड़ दिया कि ठीक है हम जा रहे हैं, रख लो आप। अच्छा। तो पुडुचेरी पे अगर आपको फ्रांस नहीं जा सकते, पुडुचेरी चले जाइए। पोर्तुगल नहीं जा सकते, आप गोवा चले जाइए, वहाँ का आर्किटेक्चर, खाना सब मिलेगा आपको।
इसी तो हमारी कंट्री यूनिटी इन डाइवर्सिटी बहुत कुछ है। यानी कि हमारी कंट्री ने, इंडिया ने बहुत कुछ पहले झेला है बहुत। पास्ट में। अब हम इंडिया की बात करें, अब दिल्ली का ही सोच के चलो कि 7 बार, अब मतलब ऐसे सोचो कि जब अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया था ना, जब आपका शाहजहानाबाद में, तो इतनी मारकाट हुई थी ना कि जो वहाँ का पूरा समुदाय था, मोस्टली जैन सब, क्योंकि बिजनेसमैन होते हैं, ये लोग खुद आ गए थे कि माफ़ कर दिया भाई, कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले लो, पर ये रुकवा दो इसको। मतलब इतनी मारकाट इतनी हो गई थी, लूट पाट चल रही है, मार रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जितना पैसा चाहिए। तो उस टाइम का 20 करोड़ लेकर गया था, कोहिनूर का हीरा ले गया था साथ में। मोहम्मद शाह रंगीला रूलर था, उससे वो कोहिनूर का हीरा अपने साथ ले गया अफगानिस्तान में, अपनी गजनी में। बट अगर हम देखें इस हिसाब से, तो फिर अफगानिस्तान सबसे अमीर कंट्री होनी चाहिए थी आज के टाइम। बट अफगानिस्तान कहाँ है वो सबको पता है। सोच सकते हैं ना कहाँ है। ब्रिटेन ने इतना इंडिया का ड्रेनेज ऑफ वेल्थ की थ्योरी जब तक दी थी दादा भाई नौरोजी ने, कितना लूटा उन्होंने। उस हिसाब से ब्रिटेन दुनिया का सबसे अमीर देश होना चाहिए था, नहीं हो पाया। सेकंड बैटल वर्ल्ड वॉर में सब कुछ गवा दिया उन्होंने। तो पैसा होना ही सब कुछ नहीं होता, उसको संभालना आना चाहिए, उसको यूज करना। काफ़ी सारे लोग ना, जब इंडिपेंडेंस इंडिया को मिल रही थी, काफ़ी सारे लोग जो बड़े ओहदे पर बैठे थे, वो नहीं चाहते थे कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले या फिर ब्रिटिशर्स यहाँ से जाएं। क्या ये सच है? हाँ, बहुत लोग थे, बहुत थे मानने वाले। अब देखिए कि अगर मैं बात करूं कि भी मैं 100 लोगों को एक साथ लेकर आया हूं, और 100 लोगों के लिए मैं कुछ काम कर रहा हूं, कोई पॉलिसी लेकर आया हूं, चाहे कितनी अच्छी से अच्छी सरकार हो, बुरी से बुरी सरकार हो, तो 100 के 100 लोगों को आप कभी खुश नहीं कर सकते, ये गारंटी है। आप अच्छे से अच्छा काम कर लो, बुरे से बुरा कर लो, आपको कोई ना कोई इसमें मिलेगा। अब इसमें बहुत सारे इस मेंटेलिटी के लोग थे, ओपनली प्रॉपर नहीं आया। बहुत लोगों का मानना था कि क्योंकि वो एजुकेशन सिस्टम को, वेस्टर्न कल्चर को अपना चुके थे, उनको अच्छा लग रहा था कि ऐसा ही प्रॉपर चलता रहे। क्योंकि ऐसा हम नहीं कहते कि ब्रिटिशर ने सिर्फ सत्यानाश किया, मगर ब्रिटिशर ने कुछ अच्छी चीज़ें भी दी हैं जो मैं मानता हूँ। एक रेलवे का उन्होंने भले अपने फ़ायदे के लिए किया था, मगर रेलवे को वो इंट्रोड्यूस कर गए। आज अगर इंडिया में रेलवे का नेटवर्क इतना फैलता जा रहा है, भले उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया था कि यहाँ से यहाँ सामान ढोएंगे, काम हमसे करवाएंगे, उन्होंने स्टार्टिंग कर दी। ठीक है। दूसरा मैं मानता हूँ यूपीएससी जो लेकर आए अच्छी चीज़। वो पहले आईसीएस एग्जाम बहुत खतरनाक होता था, लंदन में उसका पेपर होता था। अच्छा, लंदन में जाना। पहले सबसे पहले थे सत्येंद्र नाथ बनर्जी थे, वो अलग थे, सत्येंद्र नाथ बनर्जी थे जिन्होंने 1864 में सबसे पहली बार ये एग्जाम क्लियर किया था। इवन सुभाष चंद्र बोस ने एग्जाम क्लियर किया हुआ ये वाला। तो ये इतना खतरनाक टफ एग्जाम होता था। बाद में फिर इसको इलाहाबाद में, दिल्ली में करवाने की डिमांड्स हुई कि भाई वहाँ हम बार बार जाएं, ग्रीक लैंग्वेज सीखें, उनकी लैंग्वेज सीखें। तो बाद में दिल्ली में, इंडिया में होना शुरू हुआ वो धीरे धीरे। फिर उसका टर्म बदल यूपीएससी नाम पड़ा उसका। वो भी उनकी देन है वो। और आप अगर देखते हो ना, ये राष्ट्रपति भवन है, वो वॉइसरॉय हाउस था, वो उसका घर था वॉइसरॉय का। वॉइसरॉय मतलब कि जो एक तरह से राजा इंडिया का, वो पूरी रिपोर्ट भेजेगा ब्रिटेन, क्राउन के पास रिपोर्ट भेजेगा वो उसका। जिसमें हमने अपना प्रेसिडेंट हाउस बनाया हुआ है, हमने राष्ट्रपति भवन है, वो ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ है। आप देख लो उसका स्ट्रक्चर, देख लो, आज तक नहीं हिला है वो। उनकी बनाई हुई चीज़ें प्रॉपर जो बनी हुई है। भले आप बोलोगे देश विरोधी बातें हो रही हैं ये, बट कुछ चीज़ें उन्होंने अच्छी भी करी है, मगर ज़्यादा गलत करी है। ज़्यादा चीज़, मतलब 100 में से 4-5 चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, जो अच्छी हैं, ये कह सकते 5-10 भी कह लो। एक और चीज़ कही जाती है कि एजुकेशन सिस्टम जो था उन्होंने चेंज किया, लाया। डेफिनेटली मुझे जो लगता है कि गलत भी है, सही भी है। सही इन दैट केस, इन दैट सेंस कि जो आज के टाइम में बाकी की जो कंट्रीज़ हैं, compete करना उनसे, वो हमारे लिए इजी हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। क्योंकि हो क्या रहा है ब्रिटिशर्स का, क्योंकि मैं खुद एजुकेशन लाइन में हूँ, तो मैं तो नहीं मानता अच्छा उसको। क्योंकि उनका सिस्टम क्या आता है, 1835 में मैकाले, लॉर्ड मैकाले आता है, तो मैकाले मिंट्स आते हैं। वो पर्सन था जिसकी वजह से हम आज ABCD पढ़ रहे हैं। उसने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, कि ताकि उनको आसानी हो जाए। और क्योंकि उनको पता है कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते, ऊपर चले जाएंगे। बिल्कुल उन्हें क्या चाहिए, हमें क्लर्क चाहिए, हमें हिसाब किताब करने वाले लेबर चाहिए, हमें 9 से 5 नौकरी वाला चाहिए, आज के कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ। तो उनके लिए फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया, ठीक है, ताकि उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दो, थोड़ा उनको पढ़ा दो, बहुत ज़्यादा मत पढ़ाओ वरना ये ऊपर चले जाएंगे। ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने एजुकेशन सिस्टम लेकर आए। अब बाकी दुनिया में एजुकेशन पूरा चेंज हो चुका है हर जगह पे। हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, शुरू से लेके अब तक 10वीं कर लो, 8वीं कर लो, 12वीं कर लो, पढ़ाई कर लो, नौकरी करनी है। वो माइंडसेट डाल दिया कि एक लेबर क्लास पैदा करनी है,
नौकरी करने वाला बनाना है, नौकरी देने वाला नहीं बनाना। हमारी एजुकेशन में है ही नहीं। एक अच्छी एक मिडिल क्लास फैमिली क्या बोलती है, अच्छा नौकरी के लिए 12वीं हो गई, ग्रेजुएशन हो गई, एक प्राइवेट नौकरी पकड़ो 9 से 5 की, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे और तुम मर जाओगे, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। ये है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली आप बोलो जाके कि भाई मुझे बिजनेस करना है, ये हमारा काम नहीं है, हमारे कहाँ चलेंगे, रिस्क लेने ही नहीं देना। वो क्यों नहीं लेना, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ना वो भरा जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है कि एक लेबर क्लास बनी है, टाई पहनी, में आई गो टू वॉशरूम, में ड्रिंक वाटर, में आई कम, वो चलता जा रहा है। मुझे मैं जैसे पढ़ा था, मैं ड्रिंक वाटर, मैं क्या पानी के लिए कौन पूछता है। हाँ यार बहुत चीज़ें मुझे खुद कभी लगती हैं कि पानी के लिए कौन पूछता है। 2 मिनट में कोई बार बार खड़े हुए जा रहे हो, लंच करो तो मैं नहीं खड़े होना। ये चीज़ें क्या है, ये पहले से डाली गई है ना कि ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर ये होता है, तो वो रटवा दिया। ये खत्म। फिनलैंड चले जाओ आप, वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्रीज में आता है फिनलैंड। फिनलैंड हो गया, आयरलैंड, नॉर्वे हो गया। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम और हमारा एजुकेशन सिस्टम, यहाँ और यहाँ जमीन आसमान का फर्क है। होमवर्क सिस्टम नहीं है। फिनलैंड वैसे यूरोपियन कंट्री में क्या, सेकंड थर्ड तक तो वो कुछ होमवर्क नहीं देते, जाएंगे बच्चे जो करना है करो, सामान रख दिया, खुद से क्रिएटिविटी लगा क्या बना सकते हो। हमारे यहाँ इवन फर्स्ट क्लास के बच्चे के एग्जाम होते हैं। हाँ, ये मैं कॉन्सेप्ट बहुत बार मुझे लगता है कि थर्ड तक नीड नहीं है। तो ये क्या है, ये सारी देन है ना उनकी दी हुई पुरानी वाली चल रही है। खैर भाई, हम वापस से अपने दिल्ली वाले टॉपिक पर आते हैं जी। दिल्ली का स्ट्रक्चर मैं आपसे समझना चाहूँगा कि पहले जब ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, अगर आज भी ब्रिटिशर होते तो दिल्ली किस टाइप से दिख रही होती? दिल्ली ब्रिटिशर के टाइम पे भी कैपिटल नहीं थी, मुगल्स के टाइम पे कैपिटल नहीं थी। पहले कैपिटल कोलकाता थी, कैलकटा जिसको कैलकटा। जॉर्ज फिफ्थ पहले और लास्ट वो कोई प्रिंस हैं जो ब्रिटेन के क्राउन जो इंडिया में आए थे, ठीक है, वो आए तो उनके टाइम पे ही कलकत्ता से दिल्ली आपकी कैपिटल बनती है 1912 में, क्योंकि दिसंबर का मंथ होता है तो 1912 में हम कंसीडर कर लेते हैं। दिल्ली दरबार लगता है आपका, ठीक है, तो वो वहाँ पे आते हैं और वो जहाँ से एंटर करते हैं दिल्ली इंडिया में, वहाँ पे आपका मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, वहाँ से उन्होंने एंट्री ली थी, ठीक है। तो उसके बाद वो दिल्ली में आते हैं, दिल्ली में आके वो ड्यूक ऑफ कैनॉट जो होते हैं वो कैनॉट प्लेस का उद्घाटन करते हैं, लुटियंस की दिल्ली बनती है, दिल्ली वाला एरिया बनता है। तो ये जो बाउंड्री आज है दिल्ली की, ये प्रॉपर उस तरीके से नहीं हुआ करती थी, बहुत बदलाव इसमें हुआ करते थे। आज लाल किले के बिल्कुल टच करते हुए यमुना रिवर जाती थी, आज आप देख लो कहाँ है। फिर हम बोलते हैं बाढ़ आ गई, बाढ़ आएगी, बाढ़ नहीं आई है, वो अपने पुराने रास्ते पे आ गई है, हमने कब्जा कर लिया। रोड जा रहा है बीच में से, पुल बना है ना लाल किले में, सलीमगढ़ किले को जोड़ता हुआ पुल जा रहा है, उसमें रेलवे वाला पुल लगा दिया, वो नीचे से रोड है। वो किसी जमाने पे यमुना का टच करता था, बना के रखा था कि यमुना से पानी उठता है, लाल किले में जाता था, पूरा कवर करते दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता था। कभी अगर आप रेड फोर्ट जाओगे तो वहाँ आप देखना कि उसको नहरे भिष्ट बोलते हैं, स्वर्ग की नदी, वो पूरा इस तरीके से फ्लो करते पूरे लाल किले में जा रही है। अंदर जो फाउंटेन्स लगे हुए टाइप के बने हुए, सब पूरा पानी अंदर जाता था, अंदर जाता था, पूरा यूज होता था, फिर वो दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता था यमुना रिवर में। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और आती है, ये भी वही एविडेंस नहीं है पर मैंने सुना पढ़ा था कहीं पे कि जब शाहजहाँ जो है आगरा से कैपिटल शिफ्ट करेगा दिल्ली में, शाहजहानाबाद, चांदनी चौक बसाएगा, तो क्या कहते हैं लोग वहां से यहाँ आते तो उनको ना यहाँ का पानी सूट नहीं करता यमुना का, दिल्ली का, तो इस वजह से ताकि उनको पानी सूट कर सके तो इसलिए नए डिशेस का आविष्कार होता है, चटपटी चीज़ों का, जब टिक्की चाट इसका होता है, ताकि दिल्ली वाले अपने आप को सेटल कर पाए, यमुना के पानी उनको सेट हो पाए। ये भी एक स्टोरी मैंने सुनी थी, इंटरेस्टिंग तो है। इंटरेस्टिंग तभी चाट पकौड़े जो चटपटे, चांदनी चौक चाट क्यों भाई, दिल्ली में अगर खाना है ढंग का तो चांदनी चौक आ जाओ आप, पूरा आपका पूरा अच्छा चटपटा तीखा खाना, स्ट्रीट फूड कितना अच्छा मिलता है। तो ये अलग अलग तरीके थे। अब दिल्ली में ही आपका मोहम्मद बिन तुगलक आ गया, तुगलक डायनेस्टी आ गई। अमीर खुसरो का आपने नाम सुना होगा, अमीर खुसरो भी दिल्ली सल्तनत में थे। दिल्ली सल्तनत में जो निज़ामुद्दीन औलिया है उनके शिष्य थे, निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो, जिनके बारे में उनको तूतिए हिंद भी उनको कहा जाता है। बहुत सारी उन्होंने बुक्स लिखी है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का टाइम पीरियड देखा था अपने पूरी लाइफ स्पैन में, क्योंकि ऐसा नहीं था कि 50+ कोई 10 दिन में मर रहा है, कोई 2 महीने में, कोई 1 साल में, ऐसे करके। तो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे भी वो रहे थे साथ में, तो अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है उन्होंने टाइम पीरियड देखा था, बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिखी थी, और उन्होंने भारत को कहा था कि सबसे खूबसूरत शहर है हमारा दिल्ली, भारत देश है हमारा सबसे खूबसूरत देश है, ये उन्होंने कहा था हिंदुस्तान के लिए। तो अलग अलग टाइम पे कल्चर भी आया। आपने गंगा जमुनी तहजीब के बारे में सुना होगा। आज भी क्या होता है आपका महरौली में ना फूल वालों की सैर होती है, ठीक है। फूल वालों की सैर में क्या होता है, वो ना एक मिक्स कल्चर होता है,
आपका हिंदू एंड मुस्लिम के यूनिटी को दिखाता है। मैं कभी जा नहीं पाया, कभी अगर आप जाएं तो उसको गंगा जमुनी तहजीब का एग्जांपल देते हैं कि वो फूल वालों की सैर होती है पूरे महरौली शहर में। वो जो लास्ट मुगल का ना एक वो स्ट्रक्चर है वहाँ पे, ज़फ़र महल है, वहाँ से होते हुए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह है, वहाँ तक के लिए वो जाता है। ठीक है, जोगमाया टेम्पल से आई थिंक शुरू होता है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पे वो ख़त्म होता है। फूल वालों की सैर, फूल लेके अर्पित किए जाते हैं, हिंदू मुस्लिम इकट्ठा उसको करते हैं। उसके अलावा निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है, अभी वसंत पंचमी गई है आपकी, तो वहाँ पे वसंत पंचमी के दिन आपकी फूलों की वसंत पंचमी होती है। वहाँ पे इवन वो येलो कपड़े पहनते हैं, दरगाह में येलो कपड़े पहन रहे कीर्तन कर रहे होते हैं, तो उसकी भी एक स्टोरी जुड़ी हुई है इनके साथ। तो ये यूनिटी भी थी, हमेशा हर चीज़ नेगेटिव नहीं थी कि नेगेटिव ही नेगेटिव चलता जा रहा है, कुछ पार्ट पॉजिटिव भी था। अच्छा भाई, दिल्ली की हिस्ट्री के बारे में वो क्या चीज़ है जो हमें बुक्स में नहीं बताई जाती या फिर हमें पढ़ाई नहीं जाती? दिल्ली की ऑलमोस्ट जो आपने ऑब्वियसली रिसर्च करके या कहीं से देख के आपने समझी होगी या आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। ऑलमोस्ट बुक्स में हमें मिलता है, बट बुक्स में क्या है, लिखा हुआ तो है बुक्स में, डिटेल में नहीं लिखा हुआ। जैसे मैं ये नहीं बोलता कि भाई गलत है। बुक आपको ना, जैसे दिल्ली सल्तनत के बारे में आप चले जाओ तो बहुत सारी चीज़ें सिर्फ आपको ऊपर ऊपर का दिखा दिया जाता है, उसका बैक पॉइंट नहीं दिखाया जाता। बहुत सारी बुक्स में मिल भी जाता है बहुत जगह, अगर आप क्रिटिसाइज़ करने के लिए दूसरे राइटर को पढ़ोगे बहुत मिल जाते हैं कि क्या सच में ही दिल्ली सल्तनत अच्छी थी, क्या उनका आना ज़रूरी था, अगर दिल्ली सल्तनत नहीं होती तो क्या होता। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब कुछ रूलर में कि भाई अच्छे थे, मोहम्मद तुगलक अच्छा था, फिर ओशा तुगलक अच्छा था, ये भी मानते हैं। नेगेटिव पॉइंट में जाओगे तो बहुत जगह इनको नेगेटिव भी दिखाया गया है कि अत्याचार करे हैं इन्होंने, मतलब बहुत सारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया है, कन्वर्ट किया गया, मतलब बहुत सारी ये भी जाती हैं नेगेटिव में। तो इसको ओपनली प्रॉपर नहीं मिलता डिटेल में कहीं ढंग से, मुझे ऐसा नहीं मिला। बहुत सारे बुक्स में हो सकता है मे बी हो भी इसमें रखा हुआ हो, बट शायद नहीं मिलता उतना जी डिटेल भाई। में। अच्छा भाई, अगर हम पास्ट की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो एक चीज़ थी वैश्यावृत्ति जिसको कहते हैं। हाँ तो वो ना मतलब बहुत कॉमन चीज़ थी, बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ थी। दिल्ली में भी कहीं ना कहीं रही होगी। पूरा एक अभी पिछले साल या आई थिंक 2 साल या 1.5 साल पहले ही एक वेब सीरीज भी आई थी, हीरा मंडी, जिसमें पाकिस्तान में है शायद वो, अब आज के टाइम में आई थिंक मंडी लाहौर वाला आई थिंक लाहौर के, हाँ अभी पाकिस्तान में पड़ता वो है वहाँ हीरो के। की ही मंडी थी एक्चुअल में, हीरो का ही व्यापार होता था, बाद अच्छा। में उसको चेंज कर दिया। अगर आप, मैं चलो क्या ही बोलूँ, दिल्ली में अगर आप जाते हो तो आपका वो रेड लाइट एरिया है ऑलरेडी, वो पहले खाते कि मुगल्स के टाइम पे बसा था, बाद में ब्रिटिशर्स ने उसको मिला के एक बना दिया था। किस एरिया की बात कर रहे हैं? श्रद्धानंद मार्ग, श्रद्धानंद मार्ग। जो उसका डॉक्यूमेंटेड नेम है, अच्छा। वैसा नेम उसका जीबी रोड उसको बोलते हैं। अच्छा। आपका जो श्रद्धानंद मार्ग वाला एरिया है वो वाला, वो पहले मुगल्स के टाइम पे हुआ करता था। मतलब अगर पहले के टाइम पे एंशिएंट में भी जाओगे ना, तो ये वैश्यावृत्ति हो गया, नृत्य हो गया, तो ये उस वैसा नहीं हुआ करता था। असली पिक्चर क्या थी? असली पिक्चर ये थी कि प्रॉपर की इंटरटेनमेंट के लिए था, डांस कर रहे हैं, अपनी कला प्रदर्शन कर रहे हैं, गाना गा रहा है, कोई डांस करके दिखा रहा है, इनकम का सोर्स है। क्योंकि उस समय पे इंस्टाग्राम तो होता नहीं था, ठीक है, आपके पास कुछ और नहीं है कुछ करने के लिए, शिकार करो, युद्ध करो। आपका क्या मतलब इंस्टाग्राम नहीं होता? नहीं तो मतलब कि आपका एंटरटेनमेंट करने कुछ था नहीं, आपके पास टीवी नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, न्यूज़पेपर कुछ नहीं होता था। खैर आजकल जो इंस्टाग्राम में जो भी कंटेंट आ रहा है वो सिमिलर ही है, सिमिलर ही समझ लीजिए। अब तो मतलब क्या ही कहें, बस उससे पता है आपको जी। कंटिन्यू भाई। तो उसमें क्या होता था कि आपको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं, तो आपको डांस कर रहा है कोई, इवन राजमहल लोग आते थे कि भाई हमारे बच्चों को गाना सिखाया जाए, डांस सिखाया जाए, इनको तहजीब सिखाई जाए कि बैठना कैसे है, बात कैसे करनी है, ये एक राजकुमारी, इनको प्रॉपर तरीका आना चाहिए। वो उस तरीके से होता था, बट टाइम जैसे 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 होता गया ना, तो उसको चेंज करके उसको वैश्यावृत्ति की तरफ कर दिया गया। चेंज मतलब किसने किया? जो रूलर्स थे उन्होंने चेंज किया या टाइम के साथ साथ टाइम के साथ साथ नीड के साथ अपने साथ आप होता खुद गया? भी करने लग गए। हाँ, खुद भी करने लग गए, वो टाइम के साथ भी चेंज होता गया। और इसके बारे में अगर आप डिटेल में जाते हो तो एंशिएंट इंडिया में आम्रपाली है, उसको वैशाली की नगर वधु कहा जाता है, आम्रपाली है वो, उसका एक एग्जाम्पल आप मान सकते हैं। आम्रपाली जगह है? आम्रपाली में लेडी का नाम। अच्छा, लेडी का नाम हाँ, है। उनका एक प्रेम प्रसंग है बिम्बिसार के साथ, आई थिंक बिम्बिसार एक रूलर थे मगध वाले एरिया में, तो उनके साथ उनका प्रेम प्रसंग है, उनके प्रेमिका थी वो बिम्बिसार के साथ। तो ये तो तब से चलता हुआ आ रहा है, बट वो उस तरीके से नहीं होता जितना बाद में, और ब्रिटिशर्स के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। ब्रिटिशर्स हो गया, मुगल लेटर मुगल आए, उन्होंने इसको कन्वर्ट करके ना 5-6 जो अलग अलग हुआ करते थे, तो उनको कन्वर्ट करके एक एरिया शिफ्ट कर दिया कि हाँ यहाँ पे आप लोग करिए, तो वो उसको बना दिया गया। अब वो गलत भी है,
अगर आप एज पर द लॉ जाओगे तो आप किसी से फोर्सफुली ये काम नहीं करवा सकते। अगर अपनी मर्जी से वो कर रहा है, कर सकता है, वो लीगल है। आप अपनी मर्जी से आप सेक्स वर्कर बनना चाहते हो, बन सकते हो, मर्जी है आपकी। फोर्सफुली आप किसी से नहीं करवा सकते, वो इलीगल होता है। अब जब भी दिल्ली के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है? मैं जब भी, मेरा जो पर्सनल व्यू मैं सोच रहा हूँ, दिल्ली जब मैं सोचता हूँ तो मेरे पास आता है महरौली वाला एरिया जहाँ पे हम बैठे हुए जहाँ पे हम हैं। बैठे मेरे पास आती है अरावली, मेरे पास आता है ओल्ड फोर्ट, लाल किला तो कम आता है, तुगलकाबाद का फोर्ट हो गया, पुराना किला हो गया, संजीवन वाला लाल कोट का किला हो गया। क्योंकि बाकी लोग हो सकते हैं कि खंडर है, हमारे तो वही जन्नत है। महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क आता है, ये एरिया आता है। मैं सोचता हूँ कि ये होना चाहिए दिल्ली में, ओरिजिनल दिल्ली में। महरौली के अंदर ही आपका बाबा बंदा सिंह बहादुर का शहीदी स्थान है, सिखों के लिए फेमस है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह है कुतुब मीनार के जस्ट पीछे, मुस्लिम्स के लिए वो पवित्र स्थान है। योग माया टेम्पल है, जहाँ पे श्री कृष्ण की जो बहन होती है योग माया जो होती है, उनका अस्थि पिंड कहते हैं यहाँ पे गिरा था, तो उनका वो 5000 साल पुराना मंदिर है, वो एक इम्पॉर्टेंट है। एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे बनी थी, जगह दी गई थी उनको। एक चर्च है 1936 के आसपास का चर्च है। जैन मंदिर है आपका। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये महरौली के अंदर ही हैं। तो आप खुद सोचो कि अलग अलग धार्मिक चीज़ों की एक जगह पे है, तो ये है एक ब्यूटी दिल्ली की। ये मैं सोचता हूँ कि जब दिल्ली ध्यान में आता है, ये होना चाहिए। अच्छा, किसी को अगर दिल्ली को एक्सप्लोर करना है इन टर्म्स ऑफ, मैं हिस्ट्री कह रहा हूँ, हिस्ट्री, फूड, कल्चर सब, कि असली दिल्ली कहाँ है, तो आज वो कहाँ देख सकते हैं, कहाँ जाना चाहिए उनको? असली दिल्ली तो आपकी हर जगह आपको मिल जाएगी, बट जो मेन असली दिल्ली जो मैं मानता हूँ, उसको शुरुआत करनी चाहिए महरौली से। महरौली से आप शुरुआत के करो। बाद महरौली में सिर्फ कुतुब मीनार नहीं है, मैं तो कहता हूँ कुतुब मीनार को आप छोड़ दो, सब जाते हैं कुतुब मीनार के बैक साइड आओ, वहाँ पे अंदर महरौली में जाओ, पुराने स्ट्रक्चर दिखेंगे, पुराने घर दिखेंगे, वो वहाँ पे आप देखो उन चीज़ों को। आप जाओ चांदनी चौक में, लाल किला छोड़ दो, स्किप कर दो, सब जाते हैं। चांदनी चौक के अंदर जाओ, ठीक है, दरीवा कला हो गया, गालिब की हवेली हो गई, अंदर गलियों में पुरानी हवेलियां बनी हुई हैं, आज भी पुराना स्ट्रक्चर है। वहाँ की पुरानी दुकानें देखो, वहाँ पे हवेलियां, सेठ चूनामल की हवेली मैंने दिखाई थी, वो आप वहाँ पे देखिए। खाने पीने का ये जो वहाँ का स्ट्रीट फूड है वो आप देखिए, वो आपको नज़र आएगा। उसके अलावा आप जब पुराना किला यहाँ पे आते हो, सराय काली खां वाले एरिया में आते हो, तो आप हुमायूं टॉम्ब है, स्किप कर दो, हुमायूं टॉम्ब सब जाते हैं। हुमायूं टॉम्ब के आसपास में पुराना जो किला है उसको देखो, दीन पनाह को देखो, दमदमा साहिब गुरुद्वारा है, वो किसी ज़माने में यमुना रिवर का किनारा हुआ करता, दमदमा साहिब गुरुद्वारा जो है, ठीक है। उसके पास आपका ही दरगाह है जो निज़ामुद्दीन औलिया जी की दरगाह है, वो आप देखो। वहाँ पे कवाली होती है, वो कवाली आप देखो, दिल्ली की पुरानी झलक आ जाएगी वहाँ पे। बसंत पंचमी के टाइम पे जाइए। उसके अलावा पुरानी दिल्ली हो गई है आपकी, लुटियंस दिल्ली हो गई है, सीरी फोर्ट। अब तो मैं सोचा कि सीरी फोर्ट तो क्या ही बचा है, वहाँ पे पूरे क्लब ही आपने हौज कास्ट में बना दिया, पूरा उसकी रियलिटी ही दब गई वहाँ पे। सिर्फ वहाँ पे प्री वेडिंग शूट होता है, आपका क्लब्स में डांस होता है, बस ये वहाँ पे होता है प्रॉपर आपका सीरी फोर्ट के अंदर। जबकि वो एक टाइम पे, अपने टाइम पे यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय टाइप से था, एक केंद्र था पढ़ाई का, ठीक है, सीरी फोर्ट वाला एरिया। उसके अलावा अगर आप घूमना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। और क्या बच गया है, फिरोजशाह कोटला फोर्ट, सिटी ऑफ जिंद मैंने आपको बताया था, उसको आप देखिए। तुगलकाबाद को देखिए, तुगलकाबाद फोर्ट देखिए, उसी के पास का एरिया देखिए। अंदर गलियों में जाके पुराने स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको। एक कुतुब मीनार उत्तम नगर के पास भी है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, वो मतलब 2-3 मंजिल की बिल्डिंग है, मैं एक बार गया था। अब मैं उसके अंदर नहीं जा सकता, पूरा है या आधा अधूरा है? आधा अधूरा है, टूट गया, छोड़ दिया। अब वो मैं डायरेक्ट आप जा नहीं सकते, तो किसी की बगल में घर था, उनकी सीढ़ियाँ चढ़ के वहां से देखा था हमने। अच्छा, ऐसे कवर करके उसको बना लिया लोगों ने। उत्तम नगर के पास है वो, उसका नाम भूल गया हूँ, वो भी एक स्ट्रक्चर है, नहीं पता। आप कहोगे कि जो साकेत है, साकेत में खिड़की मस्जिद है, यहाँ पे डैम हुआ करता था एक, सतपुड़ा डैम। सतपुड़ा, आई थिंक इस तरीके से उसका नाम था। सतपुड़ा तो सुना है, सतपुड़ा से मिलता जुलता उसका नाम था। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे वो डैम था, एक रिजर्वायर पानी के लिए। खिड़की मॉस्क जो है उसके पास था ये डैम, सोचिए। तो वो पुराना था, वो दब गया, वो एंशिएंट था, वो दब गया सारा का सारा। वो है ओरिजिनल देखने वाला। भाई आपकी बातों से लग रहा है कि भाई दिल्ली है ना, अपने अंदर ना बहुत कुछ दबाया है, बहुत कुछ रखा हुआ है। बावलियाँ देख लीजिए, बावलियाँ स्टेप वेल जो होते हैं, खारी बावली। आज चांदनी चौक में खारी बावली मार्केट है एशिया की इतनी बड़ी, वहाँ पे बावली थी, उसमें खारा पानी था, स्टेप वेल थी, अब तब दफन हो गया, पता नहीं चलता लोगों को।
उसके अलावा आपका अग्रसेन की बावली बिल्कुल ही पानी सूख चुका है। अग्रसेन की बावली का एरिया देखिए, उसके बाहर का एरिया देखिए, कोई कह नहीं सकता कि ये बावली यहाँ पे हुआ करती होगी। सोचिए उस समय कैसा एरिया रहा होगा वो, जो हमने क्या ही कर दिया है उसका। उसके महरौली में आपकी तो 2-3 बावली आपकी महरौली में है, आपकी गंडक की बावली है। गंडक की बावली सल्फर वाला क्यों कहते हैं, उसमें लोग नहाते थे तो सल्फर अच्छा होता है बॉडी के लिए, खाज खुजली ठीक होती है। वो बावली वहाँ पे थी। राजाओं की बावली महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में है। तो स्टेप वेल हुआ करते थे कि पानी भरने के लिए आप नीचे से पानी लेकर आ रहे हो। वो थी ओरिजिनल दिल्ली, तो असली वो था। भाई दिल्ली ना अपने आप में मतलब बहुत कुछ सहा है, दिल्ली ने बहुत कुछ रहा है, दिल्ली देखा है, उजड़ी है कुछ दिल्ली, देखा बसी है। बसी है। ऐसे ही नहीं बोलते थे दिल्ली दिल वालों की है, तो दिल वालों की इसलिए क्योंकि इसने बहुत कुछ देखा है। जो ओरिजिनल जो शुरुआत से जो लोग यहाँ है ना, उनको पता है। इन्होंने पार्टीशन भी देखा है दिल्ली ने। पार्टीशन में जहाँ पे लोग आए, पुराने किले के अंदर रिफ्यूजी कैंप थे, वो टाइम दिल्ली ने देखा है। खैर सतवीर भाई, बहुत कुछ है जो अभी हमें डिस्कस करना है दिल्ली के बारे में और इंडिया के बारे में, है ना। मैं लोगों से जानना चाहूँगा कि ये पॉडकास्ट उनको कैसा लगा। प्लीज़ अगर ये पॉडकास्ट पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने फीडबैक्स हमें कमेंट्स में शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, बड़े छोटे सबके साथ। सतवीर भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और टू बी ऑनेस्ट मैं और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, केवल दिल्ली को ही नहीं, दिल्ली के अलावा और इंडिया के जो स्पेसिफिक सिटीज़ हैं उनके बारे में। मैं चाहता हूँ कि हमने एक ऐसी सीरीज़ लाएं जिनमें हम कुछ स्पेसिफिक सिटीज़, कुछ जगहों को पकड़ें और उनके बारे में, जैसे हमने दिल्ली के बारे में डिटेल से बात की, हालांकि बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ बचा है। उन चीज़ों को हम लेके आएँ। तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप कहाँ की हिस्ट्री के बारे में कुछ बात सिटीज करना के चाहते बारे हो। में, जैसे हमने कन्नौज को उठाया था, ऐसे उसको उठाया था, कैलकाटा हो गया, जौनपुर हो गया, और भी बहुत हैं। आप हमें बता सकते हैं जो भी आप सुनना चाहते हैं। सतवीर भाई को आप फॉलो कर सकते हैं, इनका इंस्टाग्राम, इनका यूट्यूब सब कुछ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। प्लीज़ जाके इनको फॉलो कीजिए। और सतवीर भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हिस्ट्री की तरफ, साथ ही साथ एक टीचर हैं, बच्चों के प्यारे टीचर हैं। आई होप ये पॉडकास्ट कुछ अलग ही सेगमेंट में रिकॉर्ड किया गया है, तो लोगों को ये भी पसंद आया होगा। प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को, इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इनका कुछ अगर मिस हो गया हो, कोई इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे हो गई हो, डेट हो गई हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आपके सजेशन हमेशा वेलकम है। और जहाँ पर भी हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें दीजिए, आप क्या सोचते हो उस बारे में। सतीश भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू।